हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों पेट्रोलियम रिफाइनरी का जो है एक तरह से इंडस्ट्रियल जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जो है 3 सेक्शन। पहले इसका जो है हम ओवरव्यू देखेंगे कि ये है क्या, उसके बाद जो है इसके एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, जैसे इस जो है सेक्शन में जो है इस वीडियो में हम जो है सीडीयू को कवर करेंगे, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। वीडियो को जो है कवर करेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट और मेरोक सेक्शन। ठीक है, इसके अलावा जो है स्टार्टिंग जो है क्रूड ऑयल सेक्शन जो है आपका कि क्रूड ऑयल कहाँ से आता है, कैसे कैसे क्या होता है, ये सब जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और जो है इसको कवर करने का मतलब यही है कि जो है जो मैं इस पे एमसीक्यू तैयार किया हूँ, 110 क्वेश्चन मेरा एमसीक्यू है इसी पे। ठीक है, 3 यूनिट में। लेकिन एमसीक्यू अगर पहले मैं करा दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप रिफाइनरी से जो है एक तरह से अप्रेंटिस किए हो तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा जो एमसीक्यू कराऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं किए हो, जैसे फर्टिलाइजर से हो या किसी और प्लांट से हो, तो एमसीक्यू आपके लिए एकदम जो है टफ लगेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। एमसीक्यू में मैंने जैसे डिसाल्टर का पूरा टेम्परेचर, प्रेशर आउटलेट और उसके और टेक्निकल डाटा मैंने उसमें डाले हैं। लेकिन आपको जब डिसाल्टर के बारे में मालूम नहीं है तो जो है आप जो है उसको रटोगे तो भूल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि जो है अभी टाइम है तो हम जो है 3-3 यूनिट एक साथ करके पहले उसका ओवरव्यू डायग्राम आपको समझा देंगे, फिर उस पर एमसीक्यू करा देंगे। ठीक है, तो इसका जो है 110 एमसीक्यू जो है मेरे पास हैं। लेकिन एमसीक्यू से पहले मैं जो है थोड़ा सा डायग्राम आपको समझा देना चाह रहा हूँ उनके लिए जो अब पेट्रोलियम में अप्रेंटिस या वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी जो किए हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं सब क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, वैसे जो है इसमें आपके तैयारी के लिए जो है जो मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि आपका जो है एचटीओ आप कर ले रहे होगे, एमटीओ कर ले रहे होगे, अपने यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है एचटीओ का, एमटीओ का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, पीआरए यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग का जो थ्योरी वाला है वो भी पढ़ना है आपको, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ना है, एमआईएम पढ़ना है, पॉलीमर पॉलीमर पर बहुत विशेष ध्यान देना है। खासकर जो है जो पानीपत रिफाइनरी वाले हैं या जो है बरौनी या मतलब और जगह पे जैसे हल्दिया में भी पॉलीमर से, तो पॉलीमर जो है मेन है आपके लिए, ये भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा पीडी, थर्मोडायनेमिक्स, सीआरए, फ्यूल एंड कंबसन, बाकी रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस या जो है ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए बहुत हेल्पफुल जो H2 M2 FM इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल आपके लिए जो मैं बता दूं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें HPCL का हो, IOCL का हो या किसी जो फर्टिलाइजर का हो, तो उनमें जो FM के या MTO HTO इन सब के हैं तो उनको पढ़िए, वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें जो मैथ वगैरह है उससे वो जो है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैथ के कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, रीजनिंग के, यानी कि प्रीवियस जो है पेपर थोड़ा सा अदर जो है जितने भी अपलोडेड हैं उनको थोड़ा देख लेंगे तो आपका ये थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। बाकी जो है बुक से जो है इतने सब पढ़ते जाइए। ठीक है, बाकी जो बच्चा 15 या 20 मार्क का जो ऑलरेडी आता है पीआरई का जो प्रैक्टिकल नॉलेज, उस पर मैं वर्क करा रहा हूँ। इस वीडियो में हम जो है सीडीयू का, वीडियो का, मेरोक सेक्शन देखेंगे। इसके अलावा जो है पूरा जो है डिसाल्टर वगैरह पूरा डिटेल में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, पहले जो है क्रूड ऑयल की प्रॉपर्टी बता दें। जो क्रूड ऑयल आता है, ये क्रूड ऑयल टैंक है, इसमें स्टोर होता है। इसका ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे, एम्बिएंट प्रेशर पे इसको रखा जाता है क्रूड ऑयल को। ठीक है, क्रूड ऑयल जो है अमूमन जो है अलग अलग रिफाइनरी में उसके प्रॉपर्टी एक तरह से अलग अलग होती है। जो मैं रिफाइनरी का जो चुना हूँ जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो है क्रूड ऑयल का जो है लो सल्फर कंटेंट जो है उसकी जो वैल्यू है 0.5%, हाई सल्फर कंटेंट की वैल्यू 3%। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि क्रूड ऑयल में लो सल्फर कंटेंट जो क्रूड ऑयल है उसमें जो है आपका सल्फर कंटेंट कितना होता है, तो 0.5%। अगर हाई में कितना होता है तो 3%। हाई सल्फर कंटेंट क्रूड ऑयल में सल्फर की कंटेंट कितनी होगी, 3% के आसपास। ठीक है,
और इस क्रूड ऑयल का जो डिस्कस कर रहा हूँ उसकी एपीआई ग्रेविटी जो होती है 27 से 37 के आसपास है, और 10 यानी कि टोटल जो है एसिड नंबर जो है वो जो है 8 से 0.8 से 1% इसकी है टोटल एसिड नंबर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ये क्रूड की प्रॉपर्टी है, इसको मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब समझते हैं कि ये रिफाइंड जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब क्रूड ऑयल होता है तो क्रूड ऑयल में हमारा दो टाइप की इम्प्योरिटी होती है, अमूमन दो टाइप की इम्प्योरिटी होती है। एक क्रूड ऑयल की जो है क्रूड ऑयल में डिजोल्व इम्प्योरिटी होती है। क्या होती है? डिजोल्व, जो क्रूड ऑयल में डिजोल्व है, जैसे जो जितने साल्ट जितने हैं वो सब जो है क्रूड ऑयल में डिजोल्व हैं। जैसे साल्ट में कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, ये जो है साल्ट हैं, ये जो है क्रूड ऑयल में डिजोल्व हैं, डिजोल्व गैसेज होती हैं जैसे एलपीजी वगैरह। तो ये जो है या अनडिजायरेबल गैसेज जो है H2S हो गया, मर्केप्टन वगैरह, यानी कि एक तरह से डिजोल्व इम्प्योरिटी, और दूसरा जो है अनडिजोल्व इम्प्योरिटी। क्या होता है? अनडिजोल्व, जो इस क्रूड ऑयल से डिजोल्व नहीं है। ठीक है, डिजोल्व मतलब कि क्रूड ऑयल में ही डिजोल्व है वो इम्प्योरिटी, डिजोल्व इम्प्योरिटी। जो क्रूड ऑयल में तो है लेकिन उसके साथ डिजोल्व नहीं है। ठीक है, जैसे कौन कौन सा हो सकता है? जैसे सैंड है यानी कि बालू, क्ले हो गया, मड हो गया, कीचड़, रस्ट हो गया। रस्ट वही जो है जैसे पाइपलाइन से आता है तो पाइपलाइन में जो है पाइपलाइन कभी कोरोड वगैरह हो जाते तो उसके रस्टिंग हो जाते, तो रस्टिंग वही रस्ट जो है क्रूड ऑयल में आ जाता है। यानी कि सैंड हो गया, क्ले हो गया, मड हो गया, रस्ट हो गया, वाटर भी क्रूड ऑयल में रहता है, तो वो भी एक तरह से अनडिजोल्व है, क्योंकि तेल में पानी कभी भी डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्रूड ऑयल की इम्प्योरिटी देख ली हमने कि क्रूड ऑयल में कौन कौन सी इम्प्योरिटी है। तो एक तो डिजोल्व इम्प्योरिटी हो गई, एक अनडिजोल्व इम्प्योरिटी हो गई। इन्हीं दोनों को हमें कुल मिला के रिमूव करना है। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, क्रूड ऑयल को ये पंप लगा है जो है ये डिस्चार्ज करेगा कहाँ पे? हमारा बेसिकली डिसाल्टर के लिए। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंप होता है क्रूड ऑयल का, जो पंप है वो किस टाइप का है। तो वो दोस्तों ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है बेसिकली, और ये क्लोज इम्पेलर। आपने सेंट्रीफ्यूगल के कई टाइप देखा होगा, ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन और जो है क्लोज। तो ये जो है आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल ही रहता है बेसिकली, ऐसा ही क्वेश्चन आया है। अगर उसको डीपली में जाएंगे तो क्लोज टाइप का ये आपको मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो है इसका जो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सक्शन लेता है और डिस्चार्ज करता है 20 kg के अप्रॉक्स, और उसके बाद इसको भेजेगा जो है हीट एक्सचेंजर में। ट्रेन वन हीट एक्सचेंजर, ट्रेन नाम दिया गया, यानी कि ढेर सारे जो हीट एक्सचेंजर होंगे, तो ट्रेन वन हीट एक्सचेंजर में सबसे पहले इसको भेजेंगे, और हीट एक्सचेंजर के बाद जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे क्रूड ऑयल था उसका टेम्परेचर बढ़ के 123 से 135 के बीच में हो जाएगा, और प्रेशर जो है 8 से 10 kg के बीच में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 20 kg से हमने जो है हीट एक्सचेंजर में भेजा, तो हीट एक्सचेंजर में खूब ढेर सारे हीट एक्सचेंजर एक तरह से हैं, तो उसमें जो है उसका प्रेशर ड्रॉप तो होगा ही। तो ये 20 kg से ये घट के 8 या 10 kg हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ के 123 से 135 डिग्री हो जाता है। फिर इस क्रूड ऑयल को हम लेकर जाएंगे और इसमें मिला देंगे क्या दोस्तों? डीएम वाटर, यानी कि पानी। ठीक है, डिमिनराइज वाटर जो है इसमें मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से क्रूड ऑयल आया, यहाँ से डीएम वाटर आया, और उसके बाद जो है एक मिक्स वाल लगा है। मिक्स वाल क्या करेगा? वाटर को और जो है ऑयल को मिक्स कर देगा, क्रूड ऑयल को मिक्स करने के लिए मिक्स वाल लगा है। ठीक है, इसके बाद जो है इसको हम यहाँ से जो है इस डिसाल्टर में जो है डाल देंगे, डिसाल्टर में इसको फीड करा देंगे। ठीक है, डिसाल्टर में बेसिकली क्या होता है? तो डिसाल्टर नाम से ही पता हो है कि साल्ट को रिमूव कर रहा है। डी मतलब रिमूव कर रहा है, साल्ट को रिमूव करने वाला ही डिसाल्टर होता है। तो डिसाल्टर यूनिट में जो साल्ट है उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, अब डिसाल्टर का पर्पज क्या है? मतलब हम डिसाल्टिंग क्यों कर रहे हैं इसको थोड़ा सा समझ लें। डिसाल्टर अगर जो जैसे क्रूड ऑयल में सबसे पहले हमने बताया कि इसमें जो है
साल्ट हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, तो वो क्या करेगा कि वाटर से रिएक्ट करा के, वाटर के साथ रिएक्शन करा के क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और HCl बाहर निकालेगा, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना के HCl बनाएगा। यानी कि अगर साल्ट इसमें रहेगा, क्रूड ऑयल में जो साल्ट अगर रहेगा, तो अल्टीमेट जो इसमें वाटर से रिएक्शन करा के वो जो है एक तरह से HCl बनाएगा, और HCl सबसे ज़्यादा एक तरह से एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर होने से वो जो है, जैसे ही वो मान लीजिए यहाँ से अगर साल्ट रिमूव नहीं हुआ तो HCl बनाए, तो HCl जो है प्रीफ्रैक्शनेशन कॉलम को एकदम कोरोड कर देगा, स्टेबलाइजर को, या आगे जितनी भी सेक्शन है वहाँ पे क्या कर देगा, कोरोजन इम्पैक्ट डालेगा। तो एक तरह से क्या क्या काम है हमारा, कि हमारा काम ये है कि हमें जो है एक तरह से साल्ट रिमूव करने का पर्पज है कि कोरोजन से बचाना, ठीक है। आगे जो है कोरोजन ना हो जाए, इसके लिए जो है हम इसका डिसाल्टिंग करते हैं। यानी कि जो है साल्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कोरोजन के लिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर साल्ट आगे जाएगा तो साल्ट जो है डिपोजिट होगा कहाँ पे, इनसाइड द फर्नेस ट्यूब। आगे जो फर्नेस है, जैसे आपका CDU फर्नेस है, तो फर्नेस में क्रूड ऑयल वो जाएगा, तो अगर साल्ट रहेगा तो वो एक तरह से स्केलिंग क्रिएट करेगा, ठीक है। और मतलब वो एक तरह से फाउलिंग करेगा, स्केलिंग करेगा, ठीक है। अगर वो हटेगा नहीं तो वो ट्यूब में जाके चिपक जाएगा, एक तरह से स्केल फॉर्मेशन बना जाएगा, ठीक है, फाउलिंग क्रिएट करेगा, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये है। पहला रीजन क्या है आपका, कि जो है कोरोजन ना हो, दूसरा जो है एक तरह से स्केलिंग या फाउलिंग, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो रीजन ये है कि अगर साल्ट अगर आगे जाएगा, अगर यहाँ पे डिसाल्टिंग ना करें, अगर साल्ट आगे जाएगा तो जो भी कैटालिस्ट यूज हैं, आगे आप बहुत सारे कैटालिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कैटालिस्ट हम यूज करेंगे, तो उसके लिए साल्ट क्या करेगा, पॉइजनिंग का काम करेगा, एक तरह से उस पॉइजनिंग का काम करेगा। और चौथा जो काम करेगा कि साल्ट जो है एक तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो यहाँ से निकलेगा उसको कंटामिनेट करेगा। जैसे आपको चाहिए ओनली प्योर पेट्रोल, उसमें चला गया साल्ट, तो वो उसकी इम्प्योर मतलब कंटामिनेट कर देगा, यानी उसको जो है इम्प्योर कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है डिसाल्टिंग करते हैं। डिसाल्टिंग कैसे करते हैं अब ये समझ लेते हैं। डिसाल्टिंग के लिए हमारा यहाँ से क्रूड ऑयल आया, यहाँ से पानी आया, यहाँ पे मिक्स हो गया, मिक्स होके इस चेम्बर में हम लेकर गए डिसाल्टर में। डिसाल्टर में क्या होगा कि एक और काम करते हैं, जो है इलेक्ट्रोड लगाए रहते हैं, उसमें 3000 के आसपास जो है वोल्ट की AC सप्लाई देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो है एक ये वर्ड है जो आपका जो है कोलेजन एक तरह से प्रक्रिया होते हैं इलेक्ट्रोड की वजह से। ये बेसिकली होता क्या है, इसमें जैसे दो एकदम छोटे छोटे जो 2 ड्रॉप हैं, जो है दो जो है पार्टिकल हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल हैं, उनको जो है ये छोटे पार्टिकल को जो है ये बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करता है इस एक तरह से, ठीक है। ये समझिए जैसे छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो जल्दी सेटल नीचे होंगे नहीं, तो अगर हैवी पार्टिकल बन जाए एक बड़ा पार्टिकल तो वो आराम से नीचे सेटल हो जाएगा। यही प्रक्रिया जो है यही काम ये करता है। कौन सा दोस्तों, इलेक्ट्रोड लगाने का यही एक फायदा है कि एक तरह से जो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो मैक्रो मॉलिक्यूल यानी बड़े मॉलिक्यूल में बन जाए और सेटल हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब सेटल होंगे तो यहाँ पे जो है इकट्ठा होंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे साल्ट। तो यहाँ से जो है क्या होगा, तो आपने कभी भी पानी ऑयल का देखा होगा, तो क्रूड ऑयल तो ऊपर आ जाएगा, उसकी लेयर जो है ऊपर बन जाएगी यहाँ पे, और पानी के नीचे बन जाएगी, और पानी में जो है आपके क्या आ जाएंगे, जो इसमें आपके साल्ट हो गए वो सब जो है सेटल डाउन नीचे हो जाएंगे और पानी के साथ मिक्स होके, और उसको जो है नीचे से हम यहाँ से आउट कर देंगे, यानी कि साल्टेड वाटर, यानी कि साल्ट वाटर को ब्राइन कहते हैं या ब्राइन कह लीजिए, वो जो है यहाँ पे आउट हो गया। इस तरह से क्रूड ऑयल से हमने जो है जितने भी साल्ट थे, चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, या ये तो एक तरह से डिजोल्व इम्प्यूरिटी है वो रिमूव कर दी। उसके अलावा अनडिजोल्व इम्प्यूरिटी जैसे सैंड हो गया, क्ले हो गया, मड हो गया, रस्ट हो गया,
वाटर हो गया, ये भी हम उसमें से निकाल लिए। ठीक है, इतना सारा इम्प्योरिटी हम डिसाल्टर में ले जाके हटा दिए। ठीक है, वैसे इसका प्रेशर पूछता है तो 8 से 10 kg, टेम्परेचर पूछता है तो 135 मैक्सिमम होता है। ठीक है, ठीक है, तो इतना डिसाल्टर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिसाल्टर से जो क्रूड ऑयल निकलेगा उसका नाम होगा डिसाल्टेड क्रूड ऑयल, यानी कि वह क्रूड ऑयल जिसमें साल्ट नहीं है। फिर उसको जो है ट्रेन टू एक्सचेंजर्स लगे हैं, यानी कि एक हीट एक्सचेंजर अदर जो है बहुत सारे हैं, ट्रेन टू उनको नाम दिया गया, वहाँ पे ले जाएंगे। उसमें जो है फिर इसका टेम्परेचर थोड़ा राइज करेंगे, उसका टेम्परेचर 199 के आसपास ले जाएंगे, जो क्योंकि यहाँ से निकलेगा 135 के आसपास निकलेगा। फिर जो है उसको जो है हम 135 क्या कम ही रहेगा, तो उसको हम जो है यहाँ पे टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए ट्रेन टू हीट एक्सचेंजर है, इनका यूज करेंगे और ये जो है टेम्परेचर बढ़ा देगा। और उसको हम ले जाएंगे कहाँ पे दोस्तों, प्री फ्रैक्शनेशन कॉलम। प्री फ्रैक्शनेशन कॉलम यानी फ्रैक्शनेशन कॉलम का से पहले का कॉलम को प्री फ्रैक्शनेशन कॉलम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, प्री फ्रैक्शनेशन कॉलम का यूज क्यों करते हैं? देखिए क्या है कि यहाँ से अब जो है प्री फ्रैक्शनेशन कॉलम से हमारा जो क्रूड ऑयल है वो सीडीयू फर्नेस से होते हुए फ्रैक्शनेशन कॉलम के पास आएगा। कहाँ आएगा? फ्रैक्शनेशन कॉलम में आएगा, यानी कि क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को ही हम फ्रैक्शनेशन कॉलम कहते हैं। तो यहाँ आएगा तो क्या होता है कि हम जो है इसका लोड जो है हमारा अगर बात करें सीडीयू यानी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए कि ढेर सारी इम्प्योरिटी हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटी हैं और उनको एक साथ टावर में पटक दिए आप ले जाके, तो यहाँ पे जो है लोड इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है ऑलरेडी क्रूड ऑयल में आपका जो है लाइट नेफ्था निकलेगा, हैवी नेफ्था निकलेगा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल निकलेगा, हैवी केरोसिन निकलेगा, लाइट गैस ऑयल निकलेगा, हैवी गैस ऑयल निकलेगा, ऑलरेडी यहाँ पे निकल रहा है। तो और इसमें क्रूड ऑयल में और क्या क्या है? क्रूड ऑयल में आपका जो है एलपीजी है, एलपीजी में जो है आपका जो है C1 C2 C3 C4 के फ्रैक्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है जो है, उसके अलावा जो है RSH यानी कि मरकैप्टन है। तो अगर ये भी इसमें चला जाएगा तो इसका लोड बढ़ जाएगा। तो इसका लोड थोड़ा कम करने के लिए हम जो एक तरह से प्रीफ्रैक्शनेशन कॉलम में उसको ले जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट यहाँ सेपरेट कर लीजिए, कुछ जो है यहाँ पे सेपरेट कर लिए, तो हमारा जो है बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो लोड बढ़ जाएगा। जैसे जैसे होता है ना कि कुछ आप जो है कुछ जो है यहाँ पे थोड़ा काम कर लीजिए, थोड़ा यहाँ पे काम कर लीजिए, मतलब 4 घंटे यहाँ काम कर लीजिए, फिर 4 घंटा यहाँ काम कर लीजिए, तो आपको एक साथ जो है उसको जो है ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। यानी कि कुछ वर्क, कुछ सेपरेशन यहाँ हो गया, कुछ सेपरेशन यहाँ हो गया। अगर एक ही जगह सेपरेशन करेंगे तो वो थोड़ा सा उसका लोड बढ़ जाएगा और सेपरेशन पॉसिबल हो भी नहीं पाएगी ज़्यादा अच्छी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्री फ्रैक्शनेशन कॉलम में ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो अनस्टेबलाइज नेफ्था है उसको रिमूव करेंगे। अनस्टेबलाइज नेफ्था क्या है कि नेफ्था के साथ जो है आपके अदर इम्प्योरिटी है, इसीलिए नेफ्था स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है, स्टेबलाइज तब होगा जब अदर इम्प्योरिटी नेफ्था से निकल जाएगी। तो प्री फ्रैक्शनेशन कॉलम में बेसिकली हम अनस्टेबलाइज नेफ्था लेकर आएंगे, हीट एक्सचेंज यहाँ पे लगा है वहाँ, उसके बाद जो है नेफ्था स्टेबलाइजर में ले जाएंगे। नेफ्था स्टेबलाइजर में क्या होगा कि नेफ्था जो है नेफ्था जो है नीचे आ जाएगा, आपका नेफ्था नीचे आ जाएगा, और नेफ्था में जो अदर जैसे C1 C2 C3 C4 और H2S या RSH जो है आपका जो है मरकैप्टन वगैरह, वो जो है ऊपर से, ये ऊपर से निकल जाएंगे और नेफ्था ही हमारा नीचे से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये पूछता है कि CCRU का जो है एक तरह से फीड क्या है। ठीक है, तो उसका फीड क्या है, SRU है, SRN है, यानी कि स्टेट रन नेफ्था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है ये जैसे ये क्वेश्चन पूछता कई बार आ चुका है कि जो है आपका कंटिन्यूस कैटालिक रिफॉर्मिंग यूनिट का जो है फीड क्या है, तो वो है SRN यानी कि स्टेट रन नेफ्था। तो ये एक क्वेश्चन आपका क्लियर यहाँ भी हो गया। ठीक है, तो जो है यहाँ से आपने जो नेफ्था है वहाँ से नीचे से निकाला और उसको CCRU यूनिट में भेज दिया। बाकी जो है अदर जो
इम्प्यूरिटी जैसे जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है और मरकेप्टन है। मरकेप्टन एक तरह से जो है एसिडिक नेचर का ही होता है दोस्तों, एसिडिक नेचर का ही ये होता है मरकेप्टन, ठीक है। तो इसको भी आप जो है क्या करेंगे, इसको भी हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको आप ले जाओगे मेरोक्स सेक्शन में, एलपीजी मेरोक्स सेक्शन में, ठीक है। तो मेरोक्स में क्या होता है बेसिकली कि मेरोक्स एक तरह से स्क्रबर टाइप का है, स्क्रबर है आपका, जहाँ पे जो है यहाँ पे जितनी भी गैसेस हैं C1 C2 C3 C4 H2 ये सब जो है नीचे से इन होंगी, ऊपर से जो है 3% कंसंट्रेटेड कास्टिक का वाश करा देंगे। यहाँ से हमारा कास्टिक नीचे की तरफ आएगा, कास्टिक कितने परसेंट, 3%। 3% कास्टिक का मतलब कि 97% पानी है, 3% कास्टिक है, उसका सोल्यूशन ऊपर से वाश करा देंगे। और नीचे से हमारे जो है ये गैस, ये जो है गैसेस जा रहे हैं जिसमें एलपी जो है H2S है, H2S और जो है आपका मरकेप्टन, ये जो है क्या करेगा, कास्टिक उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरोक्स सेक्शन में एक तरह से हमारा जो है आपका जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और मरकेप्टन वो एक तरह से बेसिकली जो है रिमूव हो जाते हैं। बाकी जो C1 C2 C3 C4 गैसेस हैं इसमें जो से हम जो है LPG को रिकवर कर लेंगे। LPG में आपने पढ़ा ही होगा कि LPG में बेसिकली जो है ब्यूटेन, प्रोपेन ये सब गैसेस होते हैं, तो उसको हम एज ए LPG को रिकवरी में ले लेंगे। बाकी इससे जो है आपकी इम्प्यूरिटी क्या क्या रिमूव हो गए, हाइड्रोजन सल्फाइड और मरकेप्टन ये जो है हट गए। फिर कास्टिक का एक तरह से 3% है, तो इनको जो है न्यूट्रलाइज करने के बाद हो सकता है कि जो है इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाए, यानी 1% का हो गया या 2% का हो गया, तो उसको चेक करते हैं और फिर से जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा के, मतलब यही स्क्रबिंग करते रहते हैं। स्क्रबिंग से हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है किससे वाश कराते हैं, तो कास्टिक से वाश कराते हैं, या मरकेप्टन को किससे हटाते हैं, तो कास्टिक वाश से हटाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेरोक्स सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है यहाँ तक। यानी कि हमने कहाँ तक पढ़ा दिया, क्रूड ऑयल आया, पंप किया, डिसाल्टर में गया, उसके बाद हीट एक्सचेंज हुआ, प्रीफ्रैक्शनेशन कॉलम में आया, ऊपर से आपका जो है प्रीफ्रैक्शनेशन से अनस्टेबलाइज नेप्था जो निकला, उसमें जो है ढेर सारी जो है गैसेस थी नेप्था में, तो नेप्था से जो है नेप्था हमारा जो है नीचे बैठा, जिसको हम CCRV में ले गए। बाकी जो गैसें ऊपर गई उनमें से जो बेसिकली हमें जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और मरकेप्टन को रिमूव करना था, तो उसको स्क्रबर में ले गए, कास्टिक से वाश कराए, तो हाइड्रोजन सल्फाइड और जो है RS ये जो मरकेप्टन ये दोनों जो है रिमूव हो गई। बाकी जो बचा LPG को रिकवर कर लिए, हम ले लिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक खत्म। अब जो है हमारा प्रीफ्रैक्शनेशन कॉलम पे फिर आते हैं। ये तो टॉप का ये सब खेल खत्म, टॉप प्रोडक्ट का था, ये टॉप से जो निकला उसका खेल खत्म। बॉटम से जो क्रूड आया निकला, बॉटम से जो क्रूड निकला उसको हम क्या किए, तो उसका जो है एक ट्रेन 3, हमने ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3 हीट एक्सचेंजर हैं, इनसे पास कराया। तो यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ से निकला ये तो 174 टेम्परेचर रहा, फिर हीट एक्सचेंजर से पास कराया तो इसका मान लीजिए 200 के आसपास टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। फिर उसको इतने से काम नहीं चलेगा, हमें जो है 350 और 400 के आसपास टेम्परेचर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसे CDU फर्नेस में ले जाएंगे, यानी कि क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का फर्नेस में ले जाएंगे, ठीक है। अब CDU फर्नेस क्या है, तो फर्नेस आपको ऑलरेडी CDU फर्नेस में पढ़ा चुका हूँ। कौन सा, आप मेरी वीडियो में देखेंगे तो मैंने एक जो है फर्नेस का जो लेक्चर लिया था फर्नेस का, वही सेम टू सेम वो जो है आपका जो है CDU फर्नेस है, ठीक है। उसमें पूरा मैंने बैलेंस ड्रॉप जो बनाया है वो सब जो है एक तरह से CDU फर्नेस को मैं उसमें पढ़ा दिया हूँ। तो CDU फर्नेस क्या होती है, कैसे काम करती है, वो ऑलरेडी उस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे बस ये समझिए कि CDU फर्नेस में गई, CDU फर्नेस एक तरह से बैलेंस ड्रॉप टाइप का फर्नेस है और बैलेंस ड्रॉप है, ठीक है। और जो है इसमें जो है एक तो बैलेंस ड्रॉप है और दूसरा बॉक्स टाइप वर्टिकल टाइप का है, ठीक है, ये CDU फर्नेस, ठीक है। और इसके अलावा जो है
इसका आउटलेट टेम्परेचर पूछा जाता है तो ये 350 से 400 के बीच में रहता है हमारा। और इसमें जो है कौन सा फ्यूल यूज होता है, तो एक फ्यूल गैस जैसे एनजी हो गया, FO यानी फर्नेस ऑयल, ये उसमें जो है जलाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। और ये बैलेंस ड्रॉप्ड है, इसमें आई डिफाइन एफ डिफाइन दोनों होंगे, ठीक है। तो ये फर्नेस में ले जाके, फर्नेस का वही काम है कि थोड़ा सा हीट कर देना, फर्नेस हीटर का मतलब कि थोड़ा सा गर्म कर देना। तो ये 200 है, 200 से ये 400 कर दिया। फिर जब क्रूड ऑयल का टेम्परेचर बढ़ गया तो इसको हम ले गए मेन हमारा जो है CDU यूनिट यानी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में ले जाके कि यहाँ पे जो है ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ये रहेगा, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे बस मेन हमारा यही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इससे आपका जो है टॉप से लाइट नेफ्था निकल जाएगा, हैवी नेफ्था निकल जाएगा, ATF निकल जाएगा, हैवी केरोसिन निकल जाएगा, लाइट गैस ऑयल निकल जाएगा और हैवी गैस ऑयल। इतने सारे कंपोनेंट जो है हम जो है CDU से निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी जो नहीं निकल पाया यानी कि उसको हम नाम जो जैसे ये तो निकल गया, बाकी जो क्रूड बचा उसको हम नाम देते हैं RCO मतलब रिड्यूस क्रूड ऑयल। और RCO को हम कहाँ भेजेंगे, VDU यूनिट में यानी कि वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में, ठीक है। जो बच गया, जो रेसिड्यू बचा उसको रिड्यूस क्रूड ऑयल का नाम देंगे और उसको भेज देंगे VDU में, ठीक है। समझ में आ गया? इतना अगर आपको समझ में आ गया तो मैं जो है वीडियो का थोड़ा सा बता दूं ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहले क्रूड वाला पंप किया, डिसल्टर में गया, उसके बाद जो प्रीफ्रेक्शनेशन कॉलम में जाके टॉप प्रोडक्ट से हमारा जो अनस्टेबलाइज नेफ्था निकला, जिसको स्टेबलाइजर में ले जाके नेफ्था को भेज दिया CCR यूनिट में। बाकी जो गैसेज जो निकली उसमें जो है बेसिकली हमें जो है मर्केप्टन और हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करना है। तो उसके लिए हमने जो है एक तरह से कास्टिक का वॉश करा है जिससे जो वो रिमूव हो गए। बाकी जो बचा उसमें जो बेसिकली LPG रिकवरी के लिए हमारा चला गया। बाकी जो अब जो है इसका प्रीफ्रेक्शनेशन कॉलम का बॉटम निकला, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रीहीट कर लिए, फिर फर्नेस हीटर में ले जाके हीट कर लिए। उसके बाद डिस्टिलेशन टावर में जो है क्रूड डिस्टिलेशन टावर में लेकर चले गए और वहाँ पे आपका लाइट नेफ्था, हैवी नेफ्था, ATF, हैवी केरोसिन, लाइट गैस ऑयल और हैवी गैस ऑयल ये जो हमने निकाल लिया। बाकी जो रेसिड्यू बचा उसको हम भेज दिए VDU यूनिट में, ठीक है। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, इसी में ही थोड़ा सा हम बना देते हैं। बाकी ये सब मिटा दीजिए, इधर से ये भी मिटा दीजिए आप, ठीक है। इसी ही मैं जो है वीडियो बना दे रहा हूँ दोस्तों, इसे क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना दे रहा हूँ। वीडियो में क्या है हमारा, ये सब सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, वीडियो यूनिट हो गया। 1 सेकेंड, हमारा जो है मार्कर जो है, सॉरी दोस्तों, ये रहा। ये हमारा वीडियो, सपोज कीजिए कि ये वीडियो यूनिट है, ठीक है। वीडियो यूनिट का जो है ये हमारा जो है, ये जो है वीडियो की फर्नेस है, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि ये जो है CDU से हमारे जो फ्रीड जो है, जो रेसिड्यू बचा RCO जो है कहाँ से आया, CDU से आया, ठीक, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट से आया। और ये वीडियो की फर्नेस है, ठीक है। वो किस में सबसे पहले जाएगी, वीडियो फर्नेस में। एक सेकेंड, इसमें जो है एक बार जो है रीचेक कर लेते हैं। ये है आपका, बना दे रहे हैं दोस्तों ताकि जो है क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये जो है हमारा सबसे पहले CDU से RCU निकल के आएगा, रेसिड्यू क्रूड ऑयल, और उसको हम ले जाएंगे वीडियो फर्नेस में, ठीक है। वीडियो फर्नेस में जो है इसका टेम्परेचर जो है, ये तो 300 से 400 के बीच में था, इसको हम रखेंगे 450 डिग्री, ठीक है। 450 डिग्री टेम्परेचर इसका जो है वीडियो फर्नेस का आउटलेट निकलेगा। और फिर इसको हम लेकर जाएंगे
ये हमारा जो है वीडियो डिस्टिलेशन कॉलम में, वीडियो डिस्टिलेशन कॉलम में जो मेन जो पूछता है वो इसका पूछता है जो है प्रेशर, टॉप का प्रेशर। तो टॉप में हम जो है 60 से जो है 70 mm Hg मेंटेन करते हैं। और ये जो है बॉटम का जो है एक तरह से बॉटम में जो कितना प्रेशर मेंटेन करेंगे, तो ये हम मेंटेन करेंगे 90 से 94 mm Hg। ये इसका प्रेशर हो गया जो पूछता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें पूछता है कि इसका प्रोडक्ट क्या क्या निकला, तो हम यहाँ से निकालते रहे हैं एक तरह से LVGO। उसके बाद जो है उसके नीचे हमारा जो है लाइट, डीजल, ऑयल, उसके जो है HVGO, उसके जो है ये आपका, और लास्ट में हमारा जो है एकदम लास्ट में जो है एक तरह से ये हमने यहाँ फिट करा दिया। और लास्ट में जो हमारा क्या निकलेगा वो मैं बता दूँ। लास्ट में जो जैसे हमारा ये मिल गया, LVGO मिल गया, लाइट डीजल ऑयल मिल गया, HVGO मिल गया, ठीक है। और ऊपर से हमारा जो यहाँ से कंडेंस होकर जो निकलेगा वो आपका जो है गैस ऑयल निकल के आ जाएगा, ठीक है, गैस ऑयल, ठीक है। ओवरहेड जो है गैस ऑयल यहाँ से निकल के आ जाएगा। बाकी जो है यहाँ से ये चार चीज़ जो है आपका इससे निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका जो बच जाएगा उसको हम लेकर जाएंगे VBU यूनिट में, विथ ब्रेकिंग यूनिट VBU, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा हो गया कंप्लीट थ्योरी, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है अब MCQ कराएंगे आपको, तो आपको समझ में ऑलरेडी आ जाएगा कि क्या क्या है, कहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हो, मतलब कर लोगे, रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अब डायरेक्ट जो है हम MCQ कराएंगे, ठीक है। जो अलग जो है इसकी वीडियो इसी के साथ मैं जो है जोड़ के बनाने वाला हूँ। तो कुल मिला के आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अब इसके MCQ के साथ, ठीक है। जो है बाकी इसकी तैयारी आप करते रहिएगा, जो है H2M 2M जो है इन सब के। बाकी जो है 25 नंबर या 20 नंबर का जो भी रिफाइनरी का वो आपको मैं धीरे धीरे करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका CDU वीडियो मैरोक्स आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके MCQ करा लेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक। बाकी जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।